All right, today we'll be starting off with mechanics का टॉपिक नंबर 1B which is energy. 1A का मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, वैसे वो काफ़ी इजी है, ठीक है. So we'll start off with the mechanics part, energy. All right. So what do you think, हमने एनर्जी में क्या कवर करना है? एनर्जी में हम्म. जीपीई गुड. एनर्जी। We're going to talk about gravitational potential energy, kinetic energy, efficiency, work done, energy transfers कैसे होते हैं. You should be able to know calculating the transfers of gravitational potential energy near the surface, then kinetic energy कैसे निकालते हैं, और gravitation potential kinetic energies के बीच में कैसे interconversions होते जाते हैं. Gravitational potential energy is the energy an object has by virtue of its motion, ठीक है. And kinetic energy is the object that has by virtue of its movement. एक पोजीशन की वजह से, ठीक है, और एक है मूवमेंट की वजह से. अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है. अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या किसी एक हाइट के ऊपर है, तो उसके अंदर जीपीई मौजूद है. इट हैज अ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी. हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज ओनली डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी. वेलोसिटी इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस. वेलोसिटी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी. और जीपीई जो है दैट इज रिलेटेड टू हाइट, कि अगर जीपीई कैसे रिलेटेड, अगर हाइट बढ़ेगी तो जीपीई बढ़ेगी, और हाइट कम होगी तो जीपीई कम हो जाएगी. और इनमें राइज और फॉल जब भी होता है एक ऑब्जेक्ट का, जब ऑब्जेक्ट का राइज हो रहा होगा तो आपके पास जीपीई गेन होगी. और अगर ऑब्जेक्ट का लेट्स से फॉल हो रहा है, अगर वो नीचे गिर रहा है तेजी से, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने लग जाएगी. Gravitational potential energy can be calculated using the equation which is GPE is equal to mass into gravitational field strength into height, where we say that it is, इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, mgh. Usually the GPE is considered as a change caused by a change in height. For example, the change in GPE when you lift an object onto a shelf. This alters the equation slightly to consider transfers to फ्रॉम जीपीए. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई इज इक्वल टू एम जी चेंज इन हाइट. फॉर एग्जाम्पल एक मास है 2.2 kg, जो कि 1.24 की हाइट पर लिफ्ट किया है. सो जी की वैल्यू होगी 9.81. 2.2 मल्टीप्लाई बाय 9.81 इंटू द हाइट, आपके पास आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी. और अगर यही ऑब्जेक्ट फॉल करे और बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी अगर मैक्सिमम हो जाए, तो उस वक्त काइनेटिक एनर्जी फिर हो जाएगी 26.8. बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक नो एनर्जी इज गेन्ड और लॉस्ट, इट्स जस्ट कन्वर्टेड. जो जीपीई थी वही आपकी जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, और जीपी जीरो, काइनेटिक एनर्जी पे 26.8 हो जाएगी. गॉट इट. जी। So writing the formula this way suggests that gravitational field strength is a fixed value, which is 9.81 on Earth. The gravitational field strength is a measure of a pull of gravity by a planet at a distance from its center, and this is not actually constant, as the strength of the gravitational field experienced by a mass is inversely proportional to the square of the distance from the planet's center. However, close to an Earth's surface over small scales such as heights, those numbers deal with in everyday life, and it is acceptably क्लोज अप्रोक्सीमेशन हम उसको 9.81 कंसिडर और यूज भी करते हैं. काइनेटिक एनर्जी ऑन द अदर हैंड कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर. फॉर एग्जांपल, एक लार्ज जंबो जेट माइट हैव अ क्रूजिंग स्पीड ऑफ 900 किलोमीटर पर आवर एंड अ फ्लाइट मास ऑफ 400 टन्स. तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, पहले आप टन्स को कन्वर्ट कर लो केजीज में, ठीक है. आप मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हो, तो वो क्या हो जाएगा, एक तरह से यू कैन से 4 × 10⁻5 हो जाएंगे. केजीज में जब कन्वर्ट हो गया, उसको आप वेलोसिटी जो है, ठीक है, आपके पास 900 किलोमीटर पर आवर दिया होता. ठीक है, 900 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहले किलोमीटर्स को मीटर्स में करो, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻5. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1000 करोगे ना मीटर्स के लिए, तो 5 जीरो आ जाएंगे, फिर पहले दो थे, तो हो जाएगा 9 × 10⁻5 डिवाइडेड बाय आप कर दो 60 × 60 से. तो ये कन्वर्जन जी। होती है दैट यू कैन यूज फॉर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए. गॉट इट. 5/18 भी कर सकते हैं नहीं? क्या कर सकते हैं? 5/18 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो वो भी रेशियो। तरीका है. हाँ, मैंने भी देखा था एक जगह. तरीका वैसे बस सिंपल ये देखो, अगर 900 किलोमीटर पर आवर है, पहले किलोमीटर है ना 900, इनको मीटर में, हाँ, ये तो कर दिया. जब ये कर दोगे ना, तो वो सही है। क्या बनेगा, 5 जीरो. तो 9 × 10⁻5 जो आंसर आएगा, उसको आप 60 × 60 से डिवाइड कर दें, सो यू कैन कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड. वो तो आपके क्या पास, 5/18 भी वर्क करेगा? ये वो भी कर देता है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट वो कैलकुलेटर.
वो अजीब से आंसर देता है, कुछ स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना पड़ता है, ये यूज कर ले, इजी है। जस्ट ओके, कन्वर्ट सही है, किलोमीटर टू सही है। मीटर्स, फिर डिवाइड किससे सही है, कर, सही है, समझ थर्टी आ गया सिक्स मुझे। हंड्रेड से, या 16 to 60 हम्म। जिसको कहते हैं। तो वो आ सही जाएगी है। आपके पास आंसर 250 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास मैथ आ गया। टन्स टू केजीज कैसे किया था, इंटू 1000, टन्स टू केजी करके मास आ गया, इनटू वेलोसिटी आ गई मीटर पर सेकंड में। नाउ यू हैव योर काइनेटिक एनर्जी, वो आ गई 1.25 इंटू 10 टू पावर 10। इसको मैं 12.5 गीगा भी तो लिख सकता, बिकॉज गीगा इज 10 टू पावर 9। तो गीगा जूल मैंने इसको लिख दिया। बिल्कुल। Principle of conservation of energy tell us that we can never lose any energy or gain any energy out of nowhere. In any energy transfer, we must have same total energy before and after the transfer. Gravitational potential energy can be transferred to kinetic energy if an object falls to a lower height. Alternatively, an object thrown upwards will slow down its kinetic energy and transfer it to GP. नीचे जाते हुए GP lost, kinetic energy gain. ऊपर जाते हुए GP gain, kinetic energy loss, क्योंकि ऊपर जाते स्पीड स्लो हो जाती है, हाइट ज्यादा होती है। So यहाँ पे we can say that mgh is equal to kinetic energy during any free fall motion, and depending on the situation, it can often be useful to divide out the mass that appears on both sides of this equation. This allows a convenient calculation of how fast an object will be traveling after falling a certain distance from rest. तो इन दोनों को इक्वेट जब हम करते हैं, mgh is equal to हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, दोनों तरफ से एम कैंसिल हो गया, क्या रह गया, जी एच इज इक्वल टू 1/2 वी स्क्वायर। टू इधर ले जाओ, क्या बन गया, 2GH इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो वी क्या हो गया, वी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2GH। ये आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा एक वेलोसिटी फाइंड करने का। गॉट इट। जी। और अगर इसी फॉर्मूले से आपने हाइट निकालनी, यू कैन डू V² over 2G। यू कैन यूज दिस इन प्रोजेक्टाइल मोशन एंड एनी काइंड ऑफ मूवमेंट एंड पोजिशन क्वेश्चंस दैट यू वांट. For example, how fast would a coin hit the ground if it were dropped from the top of the Burj Khalifa tower in Dubai, which is 830 meters tall? So here you can see V is equal to square root of 2GH, 2 multiplied by 9.81 multiplied by height क्या थी 830, आंसर क्या आ गया 128। और अगर आपने हाइट निकालनी हो, तो यही फॉर्मूले को कन्वर्ट कर दें तो क्या बन जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G। और आपके पास डेल्टा एच भी आप निकाल सकते हो अगर आपको स्पीड दी हो, विच इज 13.5, वो यहाँ पुट कर लो। तो 13.5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 into 9.81 वुड गिव यू द हाइट ऑफ 9.29 meters. Got it? जी। Good. So gravitational potential energy is the energy an object stores by the virtue of its position in the gravitational field. Gp is equal to mass into gravitational fields into height, and kinetic energy is the energy an object store by virtue of its movement, और इसका फॉर्मूला था हाफ इंटू mass into speed square. We often make assumptions that allow simplification of calculations in physics. In general, these assumptions make little difference as they are chosen to ignore efforts which have a very small impact on their actual real world answer. It is important to remember the principle of conservation of energy, that no energy can be lost or created in any scenario. It's always going to convert into different stores. It can only convert into different types. जो भी आपका input था वो output होगा, जो भी gain हुआ तो वो loss होगा, loss would be gain होगा। इन फिजिक्स वर्क क्या होता है, वर्क एक एनर्जी ट्रांसफर है। मैं कहूँ काइनेटिक एनर्जी से जीपी ट्रांसफर हो रहा है, वर्क हो रहा है, ये वर्क हो रहा है। मेरी बॉडी की केमिकल एनर्जी कोई काम कर रही है, उसमें वर्क हो रहा है, मैं भाग रहा हूँ तो भी वर्क हो रहा है, कोई एनर्जी ट्रांसफर जहां हो रहा है, दैट इज वर्क डन, मीन्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड, एंड इट इज ऑल्सो मेजर्ड इन जूल्स। इन जनरल टर्म्स वी कैन एक्सप्रेस एनी एनर्जी ट्रांसफर एज वर्क डन। फॉर एग्जाम्पल, एक 15 वॉट का लाइट बल्ब है जो 10 सेकेंड चल रहा है, तो यहाँ पे इट ट्रांसफर्स 150 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज हीट एंड लाइट। इसका क्या मतलब है कि 150 जूल लग रहा है ये पावर का बल्ब चलाने में 10 सेकंड के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन फिर आती है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। If energy is transferred mechanically by means of a force, then the amount of work done can be calculated simply by using the formula work done into force is equal to force into distance. और एक बात ख्याल रहे कि अगर आप जिस डिस्टेंस में फोर्स लगा रहे हो, ऑब्जेक्ट को भी उसी डिस्टेंस से मूव करना चाहिए, तभी वर्क डन होगा। अगर मैं बुक अपने सर पे उठा के फेर रहा हूँ और सीधा चल रहा हूँ, उसमें मेरी कोई मेहनत नहीं लग रही है। मेहनत कब है, जो मैं धक्का दूं उस चीज को, ये नहीं कि अपने आप उठा के अब चल रहा हूँ आगे, वो तो बिल्कुल 90 डिग्री हो जाएगा, दिस इज जीरो वर्क डन।
Got it? Okay. Always the force and the distance should have the same vector, same direction. In the example figure B, a brick of mass 2.2 kg is lifted vertically against its weight through a height of 1.24, and the work done over here is 2.2. ठीक है, वर्क डन क्या था, F इंटू एस। फोर्स हमारे पास है नहीं लेकिन मास हमें दिया हुआ है। क्या मैं वेट निकाल सकती हूँ कि यहाँ पे ओनली द फोर्स इज विच इज वेट, यहाँ पे द ओनली फोर्स इज एक्चुअली वेट। तो आप पहले वेट निकालो, 2.2 इंटू 9.81 उन्होंने वहां डायरेक्ट किया हुआ है। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस की जगह उन्होंने क्या लिख दिया, वर्क डन इज इक्वल टू वेट इंटू डिस्टेंस, वेट की जगह mg। गॉट इट? एंड देन यू कैन जी। कैलकुलेट द वर्क डन। Note this is the same amount of energy as we calculated for the gravitational potential energy of the same brick undergoing the same lift। यही एनर्जी हमने पहले भी निकाली थी 26.8 in the above example as well, जो कि हम गिरा रहे थे पहले। Got it? जी। That was also 26.8। सो वर्क डन बाय फोर्सेस एट एन एंगल। अब थोड़े एक एंगल और कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। इन द ब्रिक लेइंग एग्जांपल ऑन द प्रीवियस पेज, द डायरेक्शन ऑफ अ मूवमेंट वाज एग्जैक्टली इन लाइन विद द फोर्स लिफ्टिंग द ब्रिक। दिस इज एन अनयूजुअल सिचुएशन एंड यूजुअली द फोर्स डूइंग वर्क विल बी एट एन एंगल। अब ऐसा तो नहीं होता ना, हमेशा तो ऐसा नहीं होगा कि अगर आप इस ब्रिक को खींच रहे हो तो आप खुद जमीन पे लेट के इसको सीधा खींचोगे। ये तो हम वैसे बचपन में आईजीसीएसई में एग्जांपल देते तो आप एग्जैक्टली कोई चीज 180 खींच रहे हो। असल में आप तो यहाँ नहीं खड़े और आपका हाथ तो ये है। थोड़ा ए लेवल्स में आके रियल लाइफ समझे तो आप इस तरह से नहीं खींच रहे उस ब्रिक को अगर जमीन के ऊपर बिल्कुल। धकेलना है। ऐसा तो नहीं है कि बंदा बिल्कुल लेट के खींच रहा है, वो तो एक वैसे समझाने के लिए कहते हैं कि उसी डायरेक्शन में लगेगी फोर्स जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो। वो तो इम्पॉसिबल है। आपने एक बॉल को या अपने बैट को भी घसीटना है, होगे तो टेढ़े ही ना, ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस की एक हाइट तो होती है। तो अगर एक बिल्कुल लॉजिकली देखा जाए, यू आर ऑलवेज एट एन पर्टिकुलर एंगल, यू आर ऑलवेज हैविंग एन एंगल जिससे आप खींच रहे हो, जाना इधर ही है लेकिन थोड़ा बहुत तो एंगल लगेगा ना यार, थोड़ा तो लगता है खींचने के लिए। रोप ऊपर होती है, रस्सी थोड़ी ऊपर लानी है। सो एज्यूमिंग दैट द चाइल्ड स्लाइड्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, अभी फोर्स वो उधर ही लगा रही है, उसकी इंटेंसिटी भी ये है कि मैं उधर ही जाऊं। लेकिन क्या है कि यहाँ पे उसको वेट दिखेल रहा है। अब स्लाइड है इस तरह से, ठीक है, फोर्स भी अमूमन ऐसी लगनी चाहिए ना अगर आपने इधर वर्क डन करना है, लेकिन फोर्स लग रही है नीचे बिकॉज इट्स द वेट। तो अगर मैं वेट को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करूं, एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट और एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हो जाएगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट और ये हो जाएगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वेट है। दिस इज द वर्टिकल, दिस इज द हॉरिजॉन्टल। गॉट इट? तो जी। वर्क डन की डायरेक्शन में कौन सा लग रहा है, ये डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस की डायरेक्शन में वेट का वर्टिकल कंपोनेंट लग रहा है या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट? हॉरिजॉन्टल। एग्जैक्टली exactly, क्योंकि वेट की डायरेक्शन क्या थी, एग्जैक्टली exactly नीचे। मैंने क्या किया, राइट एंगल के ऊपर उसके दो कंपोनेंट्स बना दिए, ये राइट एंगल हो गया ना, ये एफ है वेट, तो यही क्या है, एफ साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल क्या होता है, एफ कॉस थीटा। तो जब मैं वर्क डन निकालूंगा तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा फिर, फोर्स कौन कॉस सी, वाला। डब्ल्यू कॉस थीटा, मतलब कि mg cos थीटा कर लो। तो वर्क डन कैसे निकालूंगा, डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय द फोर्स, फोर्स क्या है मेरी, वेट cos थीटा। गॉट इट? जी। तो यहां से मेरा वर्क डन की इक्वेशन निकल आएगी, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस cos थीटा भी मल्टीप्लाई अब आपके पास होगा बिकॉज यू आर लुकिंग एट द हॉरिजॉन्टल component। Power is defined as the rate of energy transfer. This may be done with reference to work done, where the power is energy over time and power is equal to work done over time. Remember that force is multiplied by the distance moved in the direction of the force. Power, हाँ जी, सॉरी सॉरी। ओके। कोई नहीं। तो पावर इज एनर्जी ओवर टाइम और इसको मैं वर्क डन ओवर टाइम भी कह सकता हूँ। तो अगर मैं वर्क डन की जगह एफ इंटू डी लिख दूं एंड डिवाइडेड बाय टाइम, तो वो क्या मेरे पास अब एक नई इक्वेशन बन जाएगी, एफ इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए हम एस यूज करते हैं, डिवाइड बाय टाइम। और डिस्टेंस ओवर टाइम क्या होता है, जी। डिस्टेंस डिस्टेंस, ऑफ टाइम हमारा स्पीड। व्हाट इज स्पीड डिस्टेंस हमारा ओवर होती टाइम, है किस चीज का फॉर्मूला है ये। वेलोसिटी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। बिल्कुल। यहाँ से एक और फॉर्मूला निकल आया, पावर वॉज वर्क डन ओवर टाइम, वर्क डन की जगह लिखा मैंने एफ इंटू एस ओवर टाइम। एस ओवर टी होता है वी की इक्वल, तो यहाँ से मैंने डिराइव कर लिया दैट पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी एज वेल। गॉट इट?
जी। What is efficiency? यूजफुल आउटपुट ओवर टोटल आउटपुट इंटू 100 तो परसेंटेज मिलेगा। Useful output over total input. हाँ, इंटू 100 तो We परसेंटेज can मिलेगा। calculate the work and power generated in different situations. If most of the energy is not actually transferred to a store, this is useful to us. Then the activity may be a waste of energy. अब एक माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव का इनपुट क्या होता है, कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल। आपको क्या क्या चीजें जी। देती है वो, हीट एनर्जी, लाइट भी निकलती है उसमें से, लाइट एनर्जी, आवाज होती है रेडिएशन भी ना, थोड़ी सी। साउंड एनर्जी भी होती है, ठीक है। इनमें सब यूजफुल क्या है और वेस्टेड कौन सी है फिर? हीटेड वो यूजफुल होता है। क्योंकि माइक्रोवेव का काम क्या है, हीट करना। बाकी दो चाहिए, नहीं। तो वो क्या है, वेस्टेड है। If we remember the जी। power is energy divided by time, then measuring the energy flow in a machine for a fixed amount of time means that we can write a power version of efficiency as well. ये तो होगी energy efficiency, which is useful work done over total energy input, या फिर useful energy output over total energy input। अगर मैंने पावर एफिशिएंसी निकालनी है, तो वही जो आपके पास है, यूजुअल एनर्जी इनपुट डिवाइड बाय टाइम ओवर टोटल एनर्जी इनपुट डिवाइड बाय टाइम। आपने दोनों को बस बाय टाइम कर देना। या दूसरा एक और भी तरीका है कि आप पहले इंडिविजुअल पावर्स निकाल लो, पावर आउटपुट अलग निकाल लो पहले ई बाई टी करके, फिर उसको डिवाइड कर दो पावर इनपुट से, उस तरह भी निकल आएगा। यहाँ पे क्या होगा ना, डबल डबल फ्रैक्शन ना बन जाए आपकी। यहाँ पे कैलकुलेटर में आपको ई बाई टी ओवर ई बाई टी डालना पड़ेगा, गॉट इट? तो आई जस्ट ओके। कैलकुलेट सेपरेटली पहले, और फिर उनको डिवाइड कर देना। एनर्जी एफिशिएंसी इस तरह निकलेगी, पावर एफिशिएंसी, दोनों इंडिविजुअल पावर्स निकाल के यू कैन डिवाइड बाय डिवाइडिंग यूजफुल पावर आउटपुट विद टोटल पावर इनपुट। फॉर एग्जांपल इस वर्कड एग्जांपल को एक्सप्लेन कर दे मुझे। If the calculator prefer to uplift the given the 300 joules, what is the efficiency? तो यहाँ यूजफुल हमारा डेटा पूरा नहीं दिया 1470 हुआ ऊपर क्वेश्चन। से। जो पावर आउटपुट था वो था 1470 और टोटल पावर बिल्कुल। इनपुट वाज 3000, तो उन्हें डिवाइड किया। 3000। एफिशिएंसी बिल्कुल। 0.49 आ गई, मतलब तो 49। मल्टीप्लाई बाय 100 बिल्कुल, तो 49% परसेंटेज मिलेगा। आ गई थी। Conservation of energy rule that requires energy can never be created or destroyed. Work done in a mechanical system and it is a product of a force and distance move only in the direction of the force. अगर फोर्स राइट पे लग रही है तो डिस्टेंस भी फिर राइट पे ही हो, ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन में जाए। एनर्जी क्या है, डिफाइन अगर करें, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स इट द कैपेसिटी टू डू वर्क। A change in the amount of energy of an object would be equated to work being done, and even if this is not mechanical, a change in the heat energy of a sample of gas can also be calculated. Power is energy over time, या फिर work done over time, या फिर force into velocity is also a new equation that we have derivated. And efficiency हमने अभी इसको देख लिया है। इस 1B के आगे क्वेश्चंस हैं दैट यू विल बी डूइंग एज एन असाइनमेंट, एंड दैट इज ऑल फॉर योर टॉपिक नंबर 1B आपका कंप्लीट हो गया है, गॉट इट?